चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 12 में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के और आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पहचानना है, हर लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया हूं कि अपना प्रॉपर्टी कौन सा है वो पहचानो, 1 साल वाला है कि 3 साल वाला, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी में 1 साल के बाद ट्रांसफर करते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, 1 साल के अंदर करते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, ठीक है। मैंने दिखाया था ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टी है जिसमें 1 साल का टाइम होता है, ठीक है। और सेकंड चीज ये पहचानो क्वेश्चन में कि हमारा परचेज और सेल के बीच में कितना गैप है। अगर 3 साल से ज्यादा का गैप है और 3 साल वाला प्रॉपर्टी है तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 साल से कम का गैप है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल वाला प्रॉपर्टी है, 1 साल से ज्यादा का गैप है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1 साल से कम का गैप है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है वन बाय वन। मिस्टर जयेश एक्वायर्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन 1/3/1992 फॉर ₹2 लाख। 1 मार्च 1992 को 92 को प्रॉपर्टी एक्वायर किया, मतलब कि परचेस किया, कितने में? 2 लाख में, ठीक है। अब 1 मार्च 92 कौन से ईयर में आता है? 91-92 में स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 91 को खत्म होता है 31 मार्च 92 को, ठीक है। चलो आगे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 वाज ₹2,40,000। फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को कितना है? फेयर मार्केट वैल्यू 2,40,000। मैंने बताया था अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले एसेट परचेस करेंगे तो हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू देगा 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू देके रखे है क्वेश्चन में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेड बाय हिम, इंप्रूवमेंट एक बार 99-2000 में किया, 99-2000 में इंप्रूवमेंट किया, कितने का? 50,000 का। फिर 2006 और 7 में इंप्रूवमेंट किया, कितने का? 1,20,000 का। फिर 15-16 में इंप्रूवमेंट किया, कितने का? 4 लाख का, ठीक है। फिर 16-17 में इंप्रूवमेंट किया 3,80,000 का। कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 के पहले करते तो उसको इग्नोर करते हैं, ये 99-2000 वाले इंप्रूवमेंट को हम क्या करेंगे? इग्नोर। इसका एक नोट भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1/4/2001 के पहले का इंप्रूवमेंट है, ठीक है। फिर he sold residential property on 25 January 2020 for ₹1,80 लाख। 25 जनवरी 2020 को सोल्ड कर दिया प्रॉपर्टी 1,80 लाख में। खरीदा था 91-92 में, बेचा 25 जनवरी 2020 को, मतलब कि 19 और 20 में। 3 साल से ज्यादा का टाइम है तो हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना, इतना कंफर्म हो गया है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4, he acquired new residential house for ₹50 lakh on 19th March 2020। अरे 25 जनवरी को बेचा और 19 मार्च 2020 को नया घर खरीद लिया, न्यू हाउस प्रॉपर्टी। कितने का खरीदा? 50 लाख का, ठीक है। और क्या किया? एंड डिपॉजिटेड ₹8 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और 8 लाख रुपया इसी डेट पे 19 मार्च 2020 को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 8 लाख रुपया डिपॉजिट किया। हमने रूल पढ़ा था सेक्शन 54 का कि सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन कब मिलता है? पुराना घर बेचो, नया घर खरीदो, 2 साल के अंदर खरीदो या 3 साल के अंदर बनाओ। इसने तो 2 महीने के अंदर ही नया घर खरीद लिया, और गवर्नमेंट ये भी रहता है कि नया घर नहीं खरीद सकते हो तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर दो 31 जुलाई 2020 तक। इसने जुलाई क्या, मार्च के महीने में डिपॉजिट कर दिया। तो ये दोनों अमाउंट का 58 लाख का 50 लाख न्यू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, 8 लाख रुपए जो उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला, इतना अमाउंट उसको एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 54 में, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5, he also invested ₹10 lakh in the bonds of RECL and ₹5 lakh in the bonds of NHAI on 20 March 2020। अरे 20 मार्च 2020 को इसने RECL और NHAI दोनों का बॉन्ड खरीदा। RECL का बॉन्ड खरीदा कितने का? तो RECL का बॉन्ड खरीदा 10 लाख का और NHAI का बॉन्ड खरीदा 5 लाख का। गवर्नमेंट ने रूल बोला था कि अगर सेक्शन 54 इसी में एग्जेम्पशन चाहिए तो RECL NHAI का बॉन्ड खरीदो, ठीक है। कब खरीदो? 6 महीने के अंदर। तो 25 जनवरी को बेचा, यहां से 6 महीना कब आएगा? फरवरी 1 महीना, मार्च 2 महीना, अप्रैल 3 महीना, मई 4 महीना, जून जुलाई में जाके 6 महीना होगा। इसने देखो मार्च के महीने में, जनवरी में बेचा, मार्च के महीने में बॉन्ड खरीद लिया।
तो ये जो 10 लाख का RECL का बॉन्ड, 5 लाख का NHAI का बॉन्ड, इसका भी इसको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 EC में। ठीक है, 54 EC में दो ही चीज ध्यान में रखने का कि एक साल में मैक्सिमम 50 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, यहाँ पे तो खाली 15 लाख ही है, और दूसरा देखने का 6 महीने के अंदर खरीदा कि नहीं, तो इसने 6 महीने के अंदर भी खरीदा है, 50 लाख के अंदर भी है, तो ये 15 लाख का सेक्शन 54 EC में एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सेक्शन 54 में भी एग्जेम्पशन मिलेगा, सेक्शन 54 EC में भी एग्जेम्पशन मिलेगा। लास्ट, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ₹75,000, ट्रांसफर एक्सपेंस सेलिंग प्राइस में से लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, इन्फ्लेशन का इंडेक्स दिया है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना, और हमको यहाँ पे देखो परचेज और सेल के बीच में 3 साल से ज्यादा का गैप है, तो हमको क्या निकालना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ओके, कितना कॉलम, 2 कॉलम, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, 2 कॉलम प्रिपेयर करना होता है। एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, एंड सेकेंड कॉलम किसका होता है, अमाउंट रुपीस। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम होगा अमाउंट रुपीस। ठीक है, चलो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि सेलिंग प्राइस, कितने में प्रॉपर्टी बेचा, तो देखो प्रॉपर्टी कितने बेचा, 1,80,00,000, तो ये 1,80,00,000 हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से लेस किया जाता है ट्रांसफर एक्सपेंस, कि बेचने के टाइम पे कुछ खर्चा तो नहीं है, ब्रोकरेज वगैरह, तो ब्रोकरेज तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली पॉइंट नंबर 6 में बोला था कि ट्रांसफर एक्सपेंस है 75,000 का, तो वो लेस करेंगे। अब 1,80,00,000 में से 75,000 गया तो कितना बचेगा, 1,79,25,000, जिसको कि बोलेंगे नेट कंसिडरेशन। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या लेस करेंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करेंगे। फॉर्मूला इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, ऊपर लेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स, ईयर ऑफ ट्रांसफर, और नीचे लेंगे इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब देखो इसका ईयर ऑफ एक्विजिशन था 92, 91, 92, 1/4/2001 के पहले था, तो मैंने बताया था 1/4/2001 के पहले होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख, इसको कंपेयर करने का फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, जो कि कितना है, 2,40,000। दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, तो 2,40,000 में से ग्रेटर क्या है, 2,40,000। यहां लेंगे इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया, देखो 25/1/2020 को बेचा था, तो 19-20 में ट्रांसफर किया, 19-20 का इंडेक्स आएगा 289, यहां से मिला है, देखो 19-20 का इंडेक्स 289। नीचे ईयर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन तो 91-92 में था, वो साल का इंडेक्स था क्या, नहीं था, 2001 और 2 का हमने वैल्यू लिया है, तो 2001 और 2 का इंडेक्स लेंगे, और 2001 और 2 में इंडेक्स है 100, ये देखो यहाँ पे 2001 और 2 में इंडेक्स है 100, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लेस करेंगे, लेस
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्स लेंगे। अब देखो इंप्रूवमेंट 99 2000 का इंप्रूवमेंट इग्नोर करेंगे क्योंकि 1 for 2001 के पहले उसका नोट लिखेंगे, 2006-7 का लेंगे, 15-16 का लेंगे, 16-17 का लेंगे, ठीक है। तो पहले 6 और 7 का लेते हैं, उसके पहले फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर्मूला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, ऊपर किसका इंडेक्स लेंगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर, और नीचे किसका इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब एक एक करके पहले 6 और 7 का लेंगे, तो 2006 एंड 7, चलो 6 और 7 में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना था, 6 और 7 में 1,20,000 बराबर, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया 1,20,000, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ईयर ऑफ ट्रांसफर के इंडेक्स के साथ, तो 289, 19 और 20 का इंडेक्स, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है 6 और 7, 6 और 7 का इंडेक्स अपने को क्वेश्चन से मिलेगा, 6 और 7 का इंडेक्स कितना है 122, ठीक है। जो भी आएगा अमाउंट यहां पे लिखेंगे। फिर इंप्रूवमेंट है 15-16 में, तो 15-16 का लेंगे, तो 15 एंड 16, 15-16 में कितना खर्चा किया है 4 लाख, तो 4 लाख हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसको मल्टीप्लाई करना ईयर ऑफ ट्रांसफर के इंडेक्स के साथ, तो 19-20 का इंडेक्स, और नीचे 15-16 का इंडेक्स, 15-16 का इंडेक्स है 254, ठीक है। जो भी आएगा यहां पे करेंगे, ठीक है। और एक इंप्रूवमेंट है 16 और 17 का, बट मेरे पास अभी यहां पे जगह नहीं है, तो एक काम करो आप लोग, ये क्वेश्चन पहले कॉपी करो, फिर इसको कॉपी करो, फिर मैं तब तक यहां पे थोड़ा रब करके जगह बनाता हूं यहां पे, ठीक है। चलो कॉपी कर लो आप लोग इतना, मैं यहां पे जरा रब करके जगह बनाता हूं। यहां भी वही सेम 2 कॉलम करना होगा, पर्टिकुलर्स का अमाउंट का, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम एंड दूसरा अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो 15-16 का हो गया इंप्रूवमेंट का, फिर 16-17 का एक इंप्रूवमेंट था, तो 16-17 में इंप्रूवमेंट कितने का किया था 3,80,000 का, तो 3,80,000, ऊपर क्या लेते हैं इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया 19-20 का इंडेक्स 289, नीचे इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट 16-17 का इंडेक्स, 16-17 का इंडेक्स क्या है 264, ठीक है। जो आएगा यहां पे लेस करेंगे, ये सब करने के बाद जो यहां पे बचेगा वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। चलो अब मैं इसको सबको ब्रैकेट जो है ये सबको भरते हैं, फिर देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है अपना। तो 2,40,000 है, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 100, तो यह आएगा 693,600। उसके बाद ये 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 122, यह आएगा 282,262। उसके बाद ये नीचे वाला 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 254, यह आएगा 455,118, 4,55,118, 455,118, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंप्रूवमेंट का लेते हैं इसका, तो इसका आएगा 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 289
डिवाइड बाय 264, तो यह आएगा आपका 4 15 985। ठीक है, चलो लेस करते हैं इसको। 179 25,000 में से लेस होगा पहले 693 600, फिर लेस होगा 284 262, फिर लेस होगा 4 55 118। ठीक है, फिर लेस होगा 4 15 985, तो बचेगा यहां पे 1,60,76,035। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर से मैंने यहाँ पे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमको यहाँ पे अब एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 में और सेक्शन 54 इसी का, क्योंकि इसने पुराना घर बेच के देखो नया घर खरीदा 50 लाख का और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डाला 8 लाख, तो 58 लाख का इसको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 में। फिर इसने बॉन्ड भी खरीदा था आरईसीएल का एनएचएआई का 6 महीने के अंदर ही, तो सेक्शन 54 इसी का भी इसको एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिखा। फिर होगा लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन। एक काम करो, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक लिखो, ये पूरा चेक कर लेना एडलेस करके, क्योंकि जो 2,40,000 2001 और 2 में वैल्यू था, 19-20 में वैल्यू कितना हो गया 6,93,600। ठीक है, जो 1,20,000 6 और 7 में वैल्यू था 19-20 में वैल्यू कितना हो गया 2,84,262। जो 4 लाख वैल्यू था 15-16 में 19-20 में वैल्यू कितना हो गया 4,55,118। और जो 3,80,000 वैल्यू था 16-17 में 19-20 में कितना वैल्यू हो गया 4,15,985। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्स निकालते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ते जाता है। ठीक है, पैसे का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, तो ये यहां तक करो, फिर इसके नीचे काम करते हैं एग्जेम्पशन का पार्ट। लिखो यहां तक करते हैं एग्जेम्पशन का पार्ट इसके बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप कर लें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक। इसके बाद इसमें से लेस होगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या बोलता है? पुराना घर बेचो नया घर खरीदो विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या? खरीदने के लिए 2 साल, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल। इसने 3-4 महीने में ही 19 मार्च को इसने नया घर खरीद लिया, जनवरी में बेचा, मार्च में खरीद लिया। ठीक है, तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है? तो यहां पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है? तो कितना है 1,60,76,035। इसको कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी की नए प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना पैसा डिपॉजिट किया? गवर्नमेंट बोलता है जितना खरीदना खरीदो, बाकी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो 31 जुलाई तक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, नया एसेट 50 लाख का खरीदा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 8 लाख डिपॉजिट किया, दोनों मिला के कितना हो गया 58 लाख। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोलता है? विच एवर इज लेस। अब 1,60,76,035 में से अगर 50 लाख को कंपेयर करें 58 लाख को, तो 58 लाख ही कम है, तो यहां पे लेस करेंगे 58 लाख। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे मिला इसको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन। ठीक है, कि जितने का एसेट था उसका भी एग्जेम्पशन मिला और जितना डिपॉजिट किया उसका भी एग्जेम्पशन मिला।
अब देखते हैं कि ये लेस करके 58 लाख लेस करके कितना बचा, तो 76,035। चलो इसको लेट से लिखते हैं 16076,035 16076,035। ठीक है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा 76,035। 160 में से 58 गया तो 1,02,76,035। ठीक है, अब इसमें से भी इसको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 इसी का, क्योंकि देखो इसने आरईसीएल का बॉन्ड खरीदा, सॉरी इसने बॉन्ड खरीदा 10 लाख का आरईसीएल का और 5 लाख का बॉन्ड खरीदा एनएचएआई का 6 महीने के अंदर, तो इसको और एक एग्जेम्पशन मिलेगा, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी, अंडर सेक्शन 54 ईसी। अब 54 ईसी में इसको और एक एग्जेम्पशन मिलेगा, ये भी एग्जेम्पशन कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। अब अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कितना बचा है 1,02,76,035। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो कि है 1,02,76,035, इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ आरईसीएल एंड एनएचएआई, कि कितने का इसने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है आरईसीएल के और एनएचएआई के। तो आरईसीएल एनएचएआई का दोनों का बॉन्ड में कितने का इन्वेस्टमेंट किया, तो आरईसीएल का बॉन्ड था 10 लाख का, ठीक है, एनएचएआई का 5 लाख का, टोटल 15 लाख का बॉन्ड में इसने इन्वेस्टमेंट किया। ये दोनों में से विच एवर इज लेस, तो 1,02,76,000 में से 15 लाख को कंपेयर करेंगे, 15 लाख ही लेस है, तो 15 लाख हम यहां पे लेस कर देंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि 54 इसी में लिमिट है, मैक्सिमम कितना 50 लाख, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया था, और विद इन द 6 मंथ, तो 6 मंथ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और 50 लाख के अंदर ही है, तो इसमें से 15 लाख लेस करेंगे तो कितना बचेगा, ये तो रहेगा 76,035 86,76,035। ठीक है, 87,76,035 ये हो गया इनका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 87,76,035। ओके, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर दो नोट लिखना है, एक तो एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला और एक जो हमने इंप्रूवमेंट को इग्नोर किया, कौन से का इंप्रूवमेंट था, ठीक है 98-99 का शायद इंप्रूवमेंट था, उसको हमने इग्नोर किया। तो 1/4/2001 के पहले जो भी इंप्रूवमेंट होता है उसको इग्नोर करते हैं, तो हमने भी इग्नोर किया, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम उसको लिखते हैं नोट 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आप लोग स्टॉप करके कॉपी कर लेना, बाकी मैं नोट 1 एंड 2 लिख रहा हूं। ठीक है, तो नोट 1 एंड 2 करके इसको एंड करते हैं। ठीक है, नोट 1 वही हमने ऑलरेडी बहुत बार लिखा है वो नोट 1, नोट 2 भी हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद आप नोट लिखना है। तो नोट 1 अपना क्या था, नोट्स नोट 1 है वो जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं 1/4/2001 के पहले। ठीक है, तो लिखते हैं नोट 1, इफ एनी कैपिटल एसेट एक्वायर्ड before
1/4, if any capital asset acquired before 1/4/2001, then while calculating index cost of acquisition, cost of acquisition will be taken as cost of acquisition or fair market value on 1/4/2001, whichever is high. कोई भी एसेट अगर 1/4/2001 के पहले खरीदा तो जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 के साथ, जो भी ग्रेटर होगा वो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वहां पे फॉर्मूला में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के। एंड नोट नंबर 2, any improvement made in capital asset before 1/4/2001 is to be ignored. Therefore, improvement made in 1999, 2000 is ignored. कोई भी इंप्रूवमेंट प्रॉपर्टी में 1/4/2001 के पहले करेंगे तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर। इसलिए अपने क्वेश्चन में 99, 2000 में जो इंप्रूवमेंट किया उसको हमने इग्नोर कर दिया, कंसीडर नहीं किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालने के टाइम पे। ठीक है, तो नोट 1 नोट 2 आप कॉपी कर लेना क्वेश्चन के नीचे। यहाँ पे हमारा एंड होता है चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एक चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेकंड चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, न्यू इनकम का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लेना, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना मैसेज करके। ठीक है, ओके, पूरा अच्छे से आप सारे क्वेश्चन सारे थ्योरी याद करके रख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या क्या ध्यान देना होता है, एक कि एसेट हमारा कौन सा है, 1 साल वाला है कि 3 साल वाला है, फिर देखने का गैप कितना है बेचने खरीदने के, अगर 3 साल से ज्यादा का गैप है तो क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 साल से कम का गैप है तो क्या निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, फॉर्मेट्स पता ही आपको, पहले सेलिंग प्राइस देते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, लेस करते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या बचता है, नेट कंसीडरेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो क्या लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स शेयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स शेयर ऑफ परचेज। उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो क्या लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फॉर्मूला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स शेयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स शेयर ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर आ जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर किया 1/4/2001 के पहले तो उसको कंपेयर करने का फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 के साथ, और वही लेने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के फॉर्मूला में। और अगर कोई इंप्रूवमेंट किया 1/4/2001 के पहले तो उस इंप्रूवमेंट के कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्वेश्चन में लेंगे नहीं। ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस अगर बेचने के टाइम पे किया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से लेस करेंगे एज अ ट्रांसफर एक्सपेंस। खरीदने के टाइम पे कोई भी एक्सपेंसेस किया प्रॉपर्टी को खरीदने के टाइम पे तो उसको ऐड कर देंगे परचेस प्राइस में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। ठीक है, उसके बाद जो ध्यान रखने का चीज था सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54 इसी। सेक्शन 54 में क्या बोलता है, पुराना एसेट बेचो, घर बेचो और नया घर खरीदो। टाइम लिमिट क्या है, या तो 1 साल पहले खरीदो या 2 साल बाद खरीदो या 3 साल बाद कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, अगर ये चीज किया टाइम लिमिट के अंदर तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट होगा उसका एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 में। और अगर नहीं खरीद पाते हो तो गवर्नमेंट टाइम देता है
कि अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई तक आप वो पैसे को डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, लेकिन जो पैसा वहां पे डिपॉजिट किया उसको या तो घर खरीदने के यूटिलाइज करो या तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर उसको मिस यूटिलाइज किया या अंडर यूटिलाइज किया, नहीं यूटिलाइज किया, तो जो एग्जेम्पशन मिलेगा गवर्नमेंट उसको क्या कर देगा, विड्रॉ। ठीक है, फिर एग्जेम्पशन कितना मिलता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कंपेयर करने का कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ एंड कॉस्ट डिपॉजिटेड, मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जो भी लेस होगा दोनों में से उतना एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 में। फिर हमने फॉर्मेट भी देखा था कि गवर्नमेंट जब विड्रॉ करता है एग्जेम्पशन तो क्या कैसे विड्रॉ करता है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसीडरेशन, फिर लेस करते हैं वहां पे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कैसे होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर, फिर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तब जाके जो बचता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट ऐसे विड्रॉ करता है क्योंकि गवर्नमेंट का लॉक इन पीरियड है कि जो नया प्रॉपर्टी खरीदा उसको 3 साल तक बेच नहीं सकते, अगर बेच दिया 3 साल के अंदर तो एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर देगा गवर्नमेंट। और सेक्शन 54 इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों के लिए एलिजिबल है, अवेलेबल है। ठीक है, फिर हमने सेक्शन 54 ईसी देखा, उसमें गवर्नमेंट क्या बोलता है, कोई भी एसेट बेचो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 54 ईसी में अगर तुमने आरईसीएल का या एनएचआई का बॉन्ड खरीदा विद इन 6 मंथ, मतलब जिस दिन प्रॉपर्टी बेचा वहां से 6 महीना। यहाँ पे रूल नहीं कि घर बेच के बॉन्ड खरीदना है, कोई भी एसेट बेच के बॉन्ड खरीदो तुमको सेक्शन 54 ईसी में एग्जेम्पशन मिलेगा। सेक्शन 54 में क्या था, घर बेच के ही घर खरीदना है, कोई भी एसेट बेच के घर खरीदा तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन 54 ईसी क्या बोलता है, कोई भी एसेट बेचो अगर तुमने बॉन्ड खरीदा आरईसीएल का एनएचआई का तो तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 ईसी में। यहाँ पे स्कीम ऑफ डिपॉजिट कुछ नहीं था, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा, वही अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन को कंपेयर करने का, कितने का बॉन्ड परचेस किया, दोनों में से जो लेस होगा उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है, अगर तुमने बॉन्ड को एग्जेम्पशन ले लिया सेक्शन 54 ईसी में और 3 साल के अंदर अगर बॉन्ड को बेच दिया तो जो एग्जेम्पशन मिला था गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर लेगा। कैसे विड्रॉ करेगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, बचेगा नेट कंसीडरेशन, फिर लेस कर देगा फुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर लेस कर देगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर जो आएगा उसमें गवर्नमेंट ऐड कर देगा एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा उसमें ये होगा कि गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया क्योंकि तुमने बॉन्ड को 3 साल के अंदर बेच दिया। और सेक्शन 54 ईसी हर असेसी के लिए एलिजिबल है जो भी टैक्स का पेमेंट करता है। ठीक है, फिर हमने पूरा थियरीज देखा था आगे से, क्या होता है कैपिटल गेन, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से एसेट के लिए टाइम है 3 ईयर, कौन कौन से एसेट के लिए टाइम है 1 ईयर। उसके बाद हमने ये भी देखा था क्या क्या कैपिटल एसेट होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप पूरा थियरी करो। फिर हमने 10 क्वेश्चन देखा, सब करो। अगर कुछ आपको डाउट होता है आप मेरे को मैसेज करके पूछो या मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वीडियोस के नीचे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन था इसका, कॉपी कर लो नोट, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, चलो आपका डन हो गया है चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं, कॉपी कर लो इसको नोट को।